वैसे हम पहले की क्लास में व्यंजन के बारे में बताया था। होते हैं व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा की मैं बात करूं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्र या मुख विवर से बाधित होती हुई बाहर निकलती है, हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजनों की बात करें कौन कौन से होते हैं व्यंजन, देखें हम। क, ख, क, ख, ख, अंग, च, छ, ज, ये अंत होते हैं। ट, ठ, ट, हैं, ट, ठ, ट, ठ, हैं, प, फ, प, फ, हैं, ये, र, ल, व, स, 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 है, छ, र और ये। ध्यान दो, व्यंजन लिखने का तात्पर्य व्यंजन हमें सबको आते हैं, पढ़े हैं, हाँ काम आएंगे, वो मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैंने इस वर्ग का उच्चारण किया, क, ख, ग, घ, अंग। पीछे आवाज आ रही है अण, है अंग, क्या बोला जाता है? अंग। व्याकरण संस्कृत में हम तोड़ेंगे तो व्यांग करण क्री धातु अन प्रत्यय, ये इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? अंग। इसके बाद में मैं बात करूं जो ये क वर्ग, क वर्ग के अंदर पूरे वर्ण क्या होंगे? आ जाएंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहां से लेकर के मैं तक क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है क्या कहलाता है? अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है, ये रे लव्य क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। स है क्या कहलाते हैं? उष्मीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन। और ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करें संधि में और क्या क्या काम आएगा, इनको और क्या क्या कहते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि क ख का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन। क्या कहलाता है? अघोष वर्ण। कौन सा? पहला, दूसरा। घोष का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल। तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? घोष वर्ण या सघोष वर्ण। घोष अर्थ होता नहीं, उपसर्ग है, ए यानी नहीं। जिन को बोलते हैं इनमें कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। और सर्ग है, स का अर्थ सहित, जो कंपन सहित होते हैं या कंपन के साथ बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष। कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाते हैं? सघोष। इसके अलावा सघोष क्या होते हैं? सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष। इसके अलावा घोष क्या है? क्या होता है? घोष होता है। इसके अलावा अघोष वर्ग के पहला, दूसरा कितने हो गए? 10। और 3 क्या? उष्मीय व्यंजन, ये भी क्या होते हैं? अघोष। क्या होते हैं? अघोष। और है कहाँ चला गया? घोष में। संधि की परिभाषा बनाते समय हम यहीं से बनाएंगे। क्या? यदि अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आपको होना चाहिए क्या कि अघोष वर्ण कौन से? अच्छा, इनके बाद क्या आए? घोष आए। तो अघोष किस में परिवर्तित हो जाते हैं? घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। परिभाषा या नियम बनाते समय यहाँ की सारी चीजें क्या होगी? आगे काम आएगी। फिर हमें नियम बनाते समय क्या नहीं होगी? कठिनाई नहीं होगी। हमारे लिए परिभाषा क्या हो जाएगी? आसान। इसके अलावा हम बात करें क्या? स कौन सा है? सलगम वाला। क्या कहते हैं इसे व्याकरणिक दृष्टि से? तालव्य से। क्या कहते हैं? तालव्य से। षटकोण वाले से को क्या कहते हैं? मूर्धन्य से। षटकोण वाले से को क्या कहते हैं? मूर्धन्य से। और स्लेट वाले से को दंत्य से। ये भी कहाँ काम आएंगे? संधि के अंदर। जब हम संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में मैं बोलूंगी तालव्य से, उपसर्ग के बाद तालव्य से आए तो, या वर्ण के बाद मूर्धन्य से आए तो आपके माइंड में कौन सी स्थिति होनी चाहिए? तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। स्लेट वाला क्या कहलाता है? दंत्य से। और बाकी संयुक्त अक्षर है ही, जो कि कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक श्रय श्रवण वाला, 3 ये है ही, और एक विद्यालय वाला दे जो भी साथ में आता है। एक महाधार में मैंने बताया था है, और ये भी क्या हो रहे हैं? साथ में आ रहे हैं। तो उनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं व्यंजनों के वर्गीकरण में, तो एक प्रकार से और होता है। किससे? हवा या वायु लगने के आधार पर। क्या? हवा या वायु लगने के आधार पर। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा
क्या होते हैं? महाप्राण। और पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, हो गए वर्ग के। दूसरा और चौथा, 5 वर्ग है, 5 दूनी 10 महाप्राण। और ये उष्मीय वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण। इसमें है भी साथ जाएगा, कहाँ? महाप्राण के। जबकि अघोष में तीनों क्या होते हैं? स। और है कहाँ जाता है? सघोष में। है कहाँ जाता है? सघोष में। और महाप्राण में क्या होंगे? उसमें चारों ही वर्ण कहाँ जाएंगे? महाप्राण में। कैसे ध्यान रहेगा? महाप्राण में है आता है पहले से ही। जब लिखते हैं महाप्राण तो है अपने आप क्या होता है? वहां पर होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि है तो महाप्राण में तो क्या होता है? साथ में। और घोष में क्या होता है अलग होता है। ये चीजें यहां से ध्यान है। अब यहां से व्यंजनों के वर्गीकरण की हम बात करें, कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करें नंबर 1, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई, स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? वर्ग कितने हैं? 5, 25। बिल्कुल। कै से लेकर मैं तक, वर्ग से लेकर मैं तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में मैं बात करूं संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये कि स्पर्श तो है ही है, लेकिन उनको बोलने में क्या हो? संघर्ष हो, घर्षण हो। च वर्ग के, च, छ, ज, छ। पांचवा तो क्या है? अनुनासिक है ही। ठीक है। नंबर 3 में बात करूं अनुनासिक। कौन कौन से होते हैं? अंग, ये, न, मैं। इसके बाद में मैं बात करूं 4 नंबर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात। ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं? बिल्कुल, ड़ और ढ। इनके नीचे क्या लगती है? बिंदी। जबकि वर्गीय व्यंजनों के नीचे क्या नहीं लगी थी? बिंदी। ये वर्गीय व्यंजनों से क्या है? अलग। हमने वर्णमाला में क्या नहीं किया? काउंट इनको नहीं किया। इनका प्रयोग कहाँ होता है और उनका
प्रयोग कहाँ होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ तो ये लिखें और कहाँ वर्गीय व्यंजन लिखने हैं? तो बताओ इनका प्रयोग कहाँ होता है, उच्चिप्त व्यंजनों का? इन्हें उच्चिप्त क्यों कहते हैं? उच्चिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ, झटके के साथ। ताड़न जात यानी कि इन शब्दों को बोलते समय हमारी जीभ झटके के साथ ऊपर जाती है और झटके के साथ नीचे आती है। जैसे कि बोलो थप्पड़, बोल करके देख लो, फटाफट अपनी जीभ झटके के साथ ऊपर जाएगी और झटके के साथ क्या आती है? नीचे। थप्पड़ पड़ती है तब भी क्या लगता है? झटका। और बोलते हैं तब भी क्या लगता है? झटका। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनका प्रयोग कहाँ, तो इनका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता, शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, शब्द के बीच में या शब्द के अंत में होता है। कहाँ होता है? शब्द के बीच में या शब्द के अंत में। जैसे कि हम बात करें उदाहरणों की, पढ़ाई लगाते हैं, लड़ाई लगा रहे हैं, बिंदु। पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, जड़त्व, सड़क, सड़क, पापड़, लग रही है बिंदी। अब हमें पता ही नहीं होता कि हम कब तो क वर्ग का पांचवा अंगय लिख देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि क वर्ग के पांचवें पर यहाँ बिंदु लगता है, उच्छिप्त व्यंजन के यहाँ बिंदु लगता है, जबकि डे डमरू के बिंदु लगता ही नहीं है। विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि हम कौन से अड़े का यूज करें। अब अपने आप पता चल रहा है कि अंगय का कहाँ प्रयोग होगा। अभी हम पढ़ेंगे संधि, तब हम बताएंगे बिंदु कहाँ लगेगी, बराबर में। क्या बोला जाता है? अंगय। और ये उच्छिप्त व्यंजन कहाँ प्रयोग होता है? शब्द के अंत में या बीच में। इसका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के शुरुआत में। ड का प्रयोग कहाँ होता है? बताओ, देखिए कोई उदाहरण है? डमरू, गायन, ढीठ, ढक्कन। डैड है किसका? डैड है का प्रयोग। जैसे कि डमरू, गायन, है का प्रयोग, ढक्कन, हीट। शब्द के क्या हो रहा है? शुरुआत में। अच्छा, ध्यान रखें, यहां से शब्द शुद्धि उठ जाती है। कहाँ? डेका और ढे का प्रयोग शब्द के बीच में भी होता है। कब? चार परिस्थितियां ऐसी है जहां डे ढे का प्रयोग कहाँ होता है? बीच में भी होता है। बताओ, देख उदाहरण कि हम डे को कहाँ लिखें? बीच में लिखें। जैसे कि उड्डयन लिखा। जैसे कि मैंने लिखा बोर्ड, बाद में भी हो रहा है शुरुआत के अलावा। मैंने लिखा नीडर, फुडोल, बाद में भी हो रहा है। कहाँ? कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है? चार प्रकार की। जब शब्द हो, स्टेडियम, बोर्ड वगैरह अंग्रेजी शब्द हो तो इन है में होता है। इनसे आगे उपसर्ग लगा हुआ हो, इनसे आगे उपसर्ग लगा हुआ हो, नि उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डे का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इन्हीं का क्या हो? द्वितीय वर्ण, डबल रूप हो, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि भाव डामरू, इन्हीं का द्वितीय वर्ण क्या हो जाएगा?
फिर हम बीच में इनका क्या कर सकते, प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा अब इन्हीं का ही क्या आए, अनुनासिक, बीच में इन्हीं का क्या आए, अनुनासिक। जैसे कि मैंने लिखा अंडा, टैग का पांचवा अणे, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, अंडा, झंडा, टिंडा है। तो वहां हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग शब्द के अंत में कर सकते हैं। ठीक, नंबर 5 की बात करें हम, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। नंबर 5, परकंपित, परकंपित या लुंठित व्यंजन, परकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, रे, कौन सा होता है, रे। इसके बाद में नंबर 6 की मैं बात करूं, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ल। नंबर 7 है ईष्यत व्यंजन या अर्ध स्वर, कौन से होते हैं, स्वर, ये, व। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। नंबर 8, कौन से, उष्मीय व्यंजन, कौन से होते हैं, से, 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 है। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्या ये स्वर है, नहीं है, व्यंजन है, बिल्कुल। नहीं, स्वरों के योग से तो हम क ख ग क वर्ग च वर्ग सभी को बनाते हैं, पहले हलंत होते हैं। अब मैं बात करूं तो इनको बोलते समय हम स्वरों के स्थान पर इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। शब्द बोलते समय स्वरों के स्थान पर इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं मैडम जी बताओ, तो देखो, आ, हम क्या बोलते हैं, गोवा बोलते हैं, गोवा क्या होता है, और हम क्या बोलते हैं, गोवा बोलते हैं। कागला भी बोलते हो क्या, बोलते हैं। और क्या, गए, से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। हम कैसे लिखते हैं, गए, गई, आए, गए, खाए, पिए। शुद्ध क्या होता है, एक की मात्रा, शुद्ध क्या होती है, एक की मात्रा। जबकि हम क्या लिखते हैं, एक की मात्रा। स्वर के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध स्वर, इसलिए ये व्यंजन क्या कहलाए, अर्ध स्वर। अब ये ध्यान रखना कि शब्द शुद्धि में ये जब लिखाई जाती है, खाएं, पिए, आए, लीजिए, पीजिए, सभी में हम किसका यूज करते हैं, इनका। जबकि आना क्या चाहिए, ए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 1 नंबर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। नंबर 2 देखें हम, वायु या प्राण लगने के आधार पर, वायु या प्राण लगने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और
महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हवा की मात्रा क्या लगे? कम। हवा की मात्रा क्या लगे? कम। वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और जिनको बोलते हवा की मात्रा क्या लगे? अधिक। वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। कौन से होते हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा। वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। इसके अलावा क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण। इनके अलावा क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ग का तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण। नंबर 3 वर्गीकरण है कंपन के आधार पर या नाद के आधार पर। नंबर 3 है कंपन के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में या उच्चारण करते नाद उत्पन्न नहीं होता या कंपन उत्पन्न नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण। कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा। वर्ग का पहला और दूसरा। और क्या होते हैं? सभी स्वर। और क्या होते हैं? सभी स्वर। और क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और क्या होते हैं? है क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण। गलत लिख दिया क्या? स्वर तो क्या होते हैं? घोष। अघोष और क्या होते हैं? से, से, से। सघोष क्या होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण। इसके अलावा है क्या होते हैं? सघोष। नंबर 4 वर्गीकरण की हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर। बोलते समय इनका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंठे या कंठ। कंठ से बोले जाने क्या कहलाते हैं? कंठे वर्ण या कंठे व्यंजन। कौन है? क वर्ग। क वर्ग का मतलब पांचों आ गए। कंठे में क्या होता है?
कै वर्ग। इसके अलावा क्या होता है क्या होता है। इसके अलावा क्या होता है, विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। ठीक। नंबर 2, तालु या तालव्य। कौन सा वर्ग, कै वर्ग में आ गया, तालु में। इसके बाद में मूर्धा या मूर्धन्य। कौन सा, कै वर्ग। इसके बाद में दंत। कौन सा वर्ग, कै वर्ग। इसके बाद में ओष्ठ। कौन सा, पै वर्ग। इसके बाद में अनुनासिक होते ही हैं, पता है। पांचवें अनुनासिक कौन से अंग है, ये ने ने में। कंठोष्ठ। कंठ तालु। दंतोष्ठ। कौन से होते हैं, कंठ तालु। ध्यान दें, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। जब हम स्वरों के स्थान की बात करें, स्वरों के वर्गीकरण में नहीं की थी, स्वरों की हम बात करें तो ए और आ कहाँ आ जाएगा, कै वर्ग में। कंठ से बोला जाता है, ठीक है। कै वर्ग में ई ई। तय वर्ग में खाली। ओष्ठ में ऊ ऊ। इन अंत हैं, अंतस्थ, ये रे ले, से से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से। ठीक है। वह कहाँ आ जाएगा, दंतोष्ठ में। वह और नुक्ते वाला फ क्या कहलाता है, दंतोष्ठ। इसके अलावा हमने बात की किसकी, कंठ तालु की। कंठ तालु, कंठ में क्या है, ए अ। तालु में क्या है, ई ई। दोनों को जोड़ो, ए धन ई से क्या बनता है, ए धन ई क्या बनता है, ए। गुण संधि का नियम, तो दोनों ए आई जोड़ दिया, कंठ तालु कहाँ आ गया, कंठ तालु में। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। कंठ में क्या आ रहा है, ए आ। ओष्ठ में क्या आ रहा है, उ ऊ। ए धन ऊ बराबर ओ, क्या आ जाएंगे, ओ औ। क्या होते हैं, कंठोष्ठ। ओ औ। इसके कुछ होते हैं क्या, वर्तस्य ध्वनियां। कौन सी होती है, न से ले जय, वर्तस्य ध्वनियां। लिखो, काकल्य ध्वनि कौन सी होती है, काकल्य ध्वनि
है विसर्ग क्या कहलाती है? काकल्य ध्वनि, बीच में से बोली जाती है इसलिए, कंठ के मध्य से। एक होती है जीवा मूल्य, जीवा मूल्य ध्वनि, ग है ग, नुक्ते वाले, इसे क्या और भी कहते हैं? अली जीवा मूल्य, आगे अली लगा देते हैं। यानी कि थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ जाए जीवा मूल्य ध्वनि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए अली जीवा मूल्य क ख ग। लिखो। व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा समाप्त हो चुका है। व्यंजनों के वर्गीकरण से व्यंजन संधि हमारी क्या हो जाएगी? आसान, क्योंकि व्यंजन संधि के अंदर हम तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम अघोष वर्ण, घोष वर्ण क्या करेंगे? यूज करेंगे। इससे हमें यह भी पता चला कि स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। अंतस्थ भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। है भी क्या होता है? घोष होता है। ये सारी चीजें अभी कहाँ काम आएगी? व्यंजन संधि में। अब आपको व्यंजन संधि पढ़ने में क्या नहीं होगी दिक्कत? पढ़ूं आगे? लिख चुके? ठीक है। आगे हम बात करें व्यंजन संधि। किसे कहते हैं व्यंजन संधि? बिल्कुल, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। ठीक है, हम बात करें शब्दों की। सबसे पहले मैं उदाहरण लिखती हूं आपके सामने, उसके बाद में नियम की बात करेंगे। सडानन, संधि विच्छेद सबको आती है, बताओ क्या होगा? सट धन आनन, सट धन आनन। नियम बनाएंगे हम यहां से। तय क्या है? अघोष है, प्रथम वर्ण है। पहला दूसरा क्या होते हैं? अघोष। यदि अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाता है? में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? घोष में। यहाँ टुक देखो, यहाँ क्या है? अघोष। बाद में क्या आ रहा है? घोष आ रहा है। स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो मैं बात करूं, अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम सीधी बात करें साधारण, तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। टे का तीसरा क्या? टे का तीसरा क्या? डे, डे डमरू। बदल देंगे वापस संधि करते समय। टे हलंत, तो डे भी क्या होगा? हलंत। और हलंत में हम क्या जोड़ेंगे? आ। वापस सब क्या बना? सडानन। कैसे देखना है? क्योंकि सडानन तो हमारे सामने कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हमें क्या आती है? संधि आती है। लेकिन जैसे कि कोई नया शब्द आ जाए,
फिर हमें क्या नहीं आती, संधि नहीं आती है। इसलिए हमें टुकड़ों की क्या याद रखना है, परिभाषा या नियम याद रखना है, क्योंकि यहाँ एक नियम दूसरे नियम को क्या करते हैं, क्रॉस भी होते हैं। तो हमें प्लस के बाद वाली चीज का क्या रखना है, ध्यान। देखिए मैं और बात करूं, उद्घाटन। अच्छा, शब्द की पहचान क्या होगी, दो घोष दिखाई देंगे। क्या दिखाई, घोष दिखाई देंगे। ये देखो दो घोष है, यहाँ दो घोष है, तीसरा चौथा पांचवा घोष होते हैं। संधि विच्छेद, उत्तधन घाटन। द का पहला, का पहला तय, तय हलंत है तो की क्या होगा, उत्तधन घाटन। सद ज्ञान क्या हो जाएगा, सत्य धन ज्ञान। तय का पहला तय, सत्य धन ज्ञान। अगर मैं बात करूं, अगर आपको सीधा सद ज्ञान न देख करके उसने टुकड़े दिए होते, सत्य सत्य धन ज्ञान, नियम लागू हो रहा है क्या यहाँ, देखो देखे। प्लस के बाद में क्या आ रहा है, घोष। कहाँ है घोष, यहाँ ये में जय धन ये मिलकर के बना है संयुक्त अक्षर। तो कोई संयुक्त अक्षर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, किससे बना है, जैसे। और जय क्या है, घोष। सत्य धन ज्ञान, तय का वापस संधि युक्त करेंगे, पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तोड़े, तीसरा किस में बदल जाएगा, पहले में। तय दिखाई दे रहा है, सत्य धन ज्ञान। अब शब्द तो कोई भी हो, सदिच्छा हो, सदगुरु हो, सदज्ञान हो, नियम पता चल गया। तीसरा किस में बदलेगा, पहले में। कब, जब टुकड़े करेंगे या विच्छेद करेंगे। और पहला तीसरे में बदलेगा कब, जब संधि युक्त करेंगे, वापस जोड़ेंगे, तब शब्द में हमें तीसरा चौथा दिखाई देगा, यानी कि घोष दिखाई देंगे। कितने, दो। और देखो, चिद्रूप, तद्रूप, आए हुए क्वेश्चन है। घोष दिखाई दे रहे हैं, दो घोष दिखाई दे रहे हैं, द और रे, दोनों घोष है। संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल, चित्त धन रूप, तत्व धन रूप। नियम नंबर, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या, यदि अघोष वर्ण के बाद, लिखो, यदि अघोष वर्ण के बाद घोष वर्ण आए तो, यदि अघोष वर्ण के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अघोष वर्ण घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और वैसे सीधा है ही, पहले का तीसरे में, तीसरे का पहले में। नियम नंबर 2 की बात करें, नियम 2, शब्द लिखा,
सन्नारी, चिन्ह में, उन्मूलन, उन्मत्त। शब्द में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? दो अनुनासिक। क्या दिखाई दे रहे हैं? दो अनुनासिक। यहाँ भी दो अनुनासिक है, दो अनुनासिक है, दो अनुनासिक है। नियम यही है, पहला पांचवें में और पांचवा पहले में। कैसे बदलेगा? पहला पांचवें में, पांचवा पहले में। संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सत्य धन नारी। एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, टुकड़े करके दिया था सत्य धन नारी, और वापस क्या करवाया था? संधि युक्त। वहां लिखा हुआ था एक तो क्या, सन्नारी, सतारी, एक जगह हलंत सहित, यानी कि चार ऑप्शन बना दिए। यहां तय किस में बदल रहा है? अपने ही पांचवें में। किस में बदल रहा है? अपने ही पांचवें में। और यहां क्या बना दिया? अनुस्वार। क्या बना दिया? हाँ, अनुस्वार बनता है, लेकिन नियम नंबर 2 में नहीं। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही, सन्नारी। शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है ये। सत्य धन नारी, तय किस में बदल गया? न में। पहला पांचवें में और पांचवा पहले में। ठीक है। संधि विच्छेद क्या होगा? चित्त धन में, उत्त धन मूलन, उत्त धन मत। तो कैसे पता चलेगा कि ये नियम नंबर पहला है या दूसरा? क्योंकि पहले वाले टुकड़े में तो वही तय आ रहा है, क की जगह क आएगा, ट की जगह ट आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये उदाहरण नियम नंबर 2 का है या नियम नंबर 1 का? कुल नियम नंबर 2 में प्लस के बाद में क्या आ रहे हैं? अनुनासिक। नियम नंबर 1 में प्लस के बाद में क्या आएगा? घोष। क्या आएगा? घोष। इसलिए जो हमने अभी सारणी पढ़ी थी व्यंजनों की, वो हमें स्थायी करनी है। कौन से घोष होते हैं, कौन से अनुनासिक होते हैं, कौन से तालव्य से मूर्धन्य, सारे यहां ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। अगर बात करें दृढ़नाथ, क्या दिखाई दे रहा है? दो अनुनासिक दिखाई दे रहे हैं, दिक धन नाथ। सणमुख, सणमुख क्या होगा? सट धन मुख। 6 मुखों वाला कौन? दिक धन नाथ, दिशाओं का नाथ। कौन? शिव। शिव जी का पर्यायवाची है दृढ़नाथ, दिंगनाथ, अंगय बोला जाता है। सट मुख, 6 मुखों वाला कौन? गणेश जी का भाई कार्तिकेय। कितने आनंद थे? 6। अब मैं आपको टुकड़े करके देती हूं, आपको वापस क्या करना है? संधि युक्त करना है। या मैं शब्द लिख देती हूं और आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। सर्वनाम, संधि विच्छेद क्या होगा? लिखना नहीं है, एक बार समझना ही है। सर्वनाम लिखना नहीं है। सट धन नाम, देखें, सट धन नाम। वापस करो, इसे संधि युक्त करो, टुकड़ों को संधि युक्त करो। प्लस के बाद में क्या है?
अनुनासिक है तो ये किस में बदलेगा? अनुनासिक में बदलेगा। ट का अनुनासिक क्या होता है? अण। ट हलंत है तो अण भी क्या होगा? हलंत। तो शब्द क्या बनेगा? सर्वनाम। क्या बनेगा? सर्वनाम। यानी कि टुकड़े करने पर आपको पता चला कि ये शब्द क्या था? अशुद्ध। ये शब्द क्या था? अशुद्ध। एग्जामिनर क्या करेगा? शब्द अशुद्ध लिख देगा, टुकड़े शुद्ध कर देगा। और हमारी नजर सबसे पहले कहां जाती है? टुकड़ों पर। सट द नाम, हाँ यही होगा। अच्छा ये तो सही है। आगे चले जाते हैं फिर। आंसर को छोड़ करके हम कहां चले जाते हैं? आगे। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोनस मिलेगा। यानी कि हम दोबारा पढ़ने के बजाय तुरंत ही परिणाम पर पहुंच जाते हैं कि हो गया होगा, गलती से छप गया होगा, हमें क्या मिलेगा? बोनस। ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या फैलाया गया है? जाड़। शब्द क्या है? अशुद्ध। जब शब्द ही अशुद्ध है तो टुकड़े शुद्ध हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखना। अगर करूं सड़ानन, संधि विच्छेद करनी है, क्या होगी? सड़ानन की संधि विच्छेद सट धन अनन। क्या सही है? सट धन आनन, यही होगा। कौन से नियम का है? कौन से नियम का है? पहले नियम का। वापस संधि युक्त करो, देखें। वापस संधि युक्त करो। ट किस में बदलेगा? प्लस के बाद में क्या आ रहा है? घोष आ रहा है। तो ट प्रथम वर्ण अपने किस में बदलेगा? तीसरे में। ट का तीसरा क्या होता है? ट डमरू। शब्द क्या हो गया? सड़ानन। जबकि यहां तो क्या है? उच्छिप्त व्यंजन लिख दिया। क्या लिख दिया? और आपने संधि विच्छेद कर दी। जबकि तुरंत क्या होनी चाहिए थी पहचान कि ये तो क्या लिखा हुआ है? उच्छिप्त व्यंजन लिखा हुआ है। यहां टैग का तीसरा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब शब्द क्या है? अशुद्ध है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पूछा गया था। और विद्यार्थियों ने लगभग 5 लाख विद्यार्थियों ने सट धन आनन कर दिया। सही तो है, हाँ साहब सही है। लेकिन गलती कहाँ है? टैग की जगह क्या लगा दी उसने? छोटी सी बिंदी और लगा दी। अब जिस विद्यार्थी को पता है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों का संधि में प्रयोग होता ही नहीं, वो विद्यार्थी तो सबसे पहले आंसर निकाल देगा। बाकी सब गए। ये ध्यान रखना है। व्यंजन संधि लगभग आपको सारी आती है, बस ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वही चीज सीखनी है कि वो कहां उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो उलझाएगा यहां। आपको या तो ऐसे अशुद्ध शब्द देकर के टुकड़े देख देगा, निम्न में से अशुद्ध है, 3 शुद्ध लिख देगा, 1 ऐसा लिखेगा। जबकि टुकड़ा तो क्या होगा? शुद्धि होगा। उसने कहाँ गलत कर दिया? जड़ को गलत कर दिया। तो चारों ऑप्शन चेक करके फिर आगे बढ़ना है कि कोई शब्द अशुद्ध तो नहीं है, टुकड़े अशुद्ध तो नहीं है। या अशुद्धि किसकी करेगा? हलंत लगा देगा, कहीं क्या लगा देगा? बिंदी लगा देगा। इन चीजों का ध्यान रखना है कि पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। कब? जब प्लस के बाद में क्या हो? घोष। पहला 5वें में बदलेगा। कब? जब प्लस के बाद में क्या हो? अनुनासिक। प्लस के बाद में क्या हो? अनुनासिक। नियम नंबर 2 और वो नियम नंबर 1। ध्यान रखना। पहला तीसरे में, तीसरा पहले में, दोनों नियम सेम है। अंतर यही ध्यान रखना है, प्लस के बाद में क्या आए? अनुनासिक,
तो नियम नंबर क्या, 2। और प्लस के बाद में क्या आए, घोष, तो नियम नंबर 1। पहला किस में बदलेगा, तीसरे में। लिखो नियम नंबर 2। यदि अघोष वर्ण के बाद, यदि अघोष वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो, यदि अघोष वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो, अनुनासिक वर्ण आए तो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित, अपने ही वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब, तय होगा तो न में, तय होगा तो अणे में, चय होगा तो ये में। पता चल रहा है। जैसे कि आप लिखो भवनिष्ठ, भवनिष्ठ लिखना है रब पेज में। अभी एसआई में पूछा गया था शब्द शुद्धि में, भवनिष्ठ। हाँ, भवनिष्ठ कैसे लिखा जाता है, लिखो। लिख चुके, लिखा क्या, नहीं। कई विद्यार्थियों ने लिखा भी होगा, कई ने नहीं लिखा। अब इसकी संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो। दो अनुनासिक दिखाई दे रहे हैं, तो अनुनासिक बदल जाएगा, क्या होगा, भवत धन निष्ठ, क्या होगा, भवत धन निष्ठ। यही पूछा था उसने, एसआई में यही पूछा था। क्या उसने भवनिष्ठ वैसा लिख रखा था जैसा आपने लिखा है, अधूरा क्या नहीं लगाया, न। अब पहचान करनी थी कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध। जब संधि आती, टुकड़े करके देखते, टुकड़े किए भवत धन निष्ठ, तय अधूरा है तो तय किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। और अपने ही वर्ग का पांचवा क्या है, न। एक न पहले से मौजूद था, दूसरा क्या आ गया, न। भवनिष्ठ, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं। भी हो जाएगी और संधि भी हो जाएगी। लिख लो, उदाहरण लिख चुके होंगे, लिख लिए उदाहरण, ठीक है। नियम नंबर 3 की बात करें, नियम नंबर हम 3 की बात करें तो उज्जवल लिखो, उज्जवल। लिख लिया, ये गलत है। आपने कैसे लिखा है, बिल्कुल, आपने कैसे लिखा, उज्जवल। कितने विद्यार्थियों ने लिखा, 2 विद्यार्थियों ने, 3 विद्यार्थियों ने लिखा है। दोनों ही जय क्या होते हैं, अधूरे। दोनों ही जय क्या होते हैं, अधूरे, ठीक है। और मैं बात करूं, उल्लंघन, का उच्चारण, सज्जन,
शरद चंद्र। हमें क्या दिखाई दे रहे हैं शब्दों में? डबल टे, डबल चे, डबल टे, डबल ले दिखाई दे रहे हैं। हमें पहचान दिखाई देगी डबल जे, डबल ले, डबल टे, डबल चे और डबल डे। क्या दिखाई देगा? डबल डे। ठीक है, ये पहचान दिखाई देगी। संधि की मैं बात करूं तो संधि विच्छेद में तो कुछ, जय का क्या बनाना है? तय। धन जवल, उत्त धन लंघन, उत्त धन लास, तत् धन टीका, उत्त धन चारण। बिल्कुल। सत धन जय, शरत धन चंद्र, उत्त धन डयन। दिक्कत कहाँ आएगी? संधि विच्छेद तो बड़ी आसान है, जब वापस संधि युक्त करवाया जाएगा तब दिक्कत आएगी। नियम की हम बात करें कि इसका नियम क्या होता है? नियम कहता है कि यदि तय दे के बाद, तय दे के बाद जय आए तो तय दे जय में परिवर्तित हो जाता है। तय दे के बाद, पहले मैं संधि कर देती हूँ, उत्त धन जवल, धन लंघन, कैलाश लिखना है अपनी अपनी कॉपियों में। कैलाश, तत् धन टीका, उत्त धन चारण, सत धन जन, शरत धन चंद्र, उत्त धन डयन। कैलाश लिख दिया। ऐसे ही लिखा है, इसके अलावा भी लिखा है क्या? दंत्य से लिखा है बिल्कुल। क्या होगा? कैलाश। लाश का अर्थ क्या होता है? लाश का अर्थ क्या होता है? मुर्दा, मरी हुई। ये कौन सी लाश है? जिंदा। जिंदा भी लाश होती है क्या? होती है। आजकल पूछते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं चल रहा, जिंदी लाश हूं बस, चल रहा है बस, कुछ नहीं, कहते हैं कि नहीं? अच्छा, लाश का अर्थ भैंस की ठाण, चारा डालते हैं लाश में, चारा डाल दो कहते हैं। अच्छा, एक लाश का अर्थ होता है प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता। देखो, उल्लास, हर्षोल्लास, उल्लास, खुशी, क्या होता है? प्रसन्नता। और कैलाश किसका नाम है? पर्वत का। किसका वास है? शिव का। तो वहां मुर्दों का तो कोई काम ही नहीं, कौन सा लाश आएगा? दंते से का प्रयोग। आरएस के इंटरव्यू में पूछा गया था, कैलाश बंदा आरएस बनने जा रहा था कि आपका क्या नाम है? कैलाश। कि लिख के बताओ, लिख दिया बस। तब उन्होंने कहा कि अपने नाम का क्या आना चाहिए? अर्थ। लाश यानी प्रसन्नता। कैलाश में शिव का क्या होता है? वास। लिखते हम यही है, अपने नाम में हम यही लिखते हैं। ठीक है, ये तो किसकी बात हुई? संधि की बात हुई। अब नियम नंबर 3 देखो। नियम नंबर 3 कहता है तय दे के बाद, तय दे के बाद क्या है? तय दे के बाद जय आए तो तय दे किस में बदल जाएगा? जय में। मैं ये लाइन रिपीट करूंगी,
तय बदलता तय में साथ में क्या लगा हुआ है, वैसा तय द। तय द के बाद जय आए तो तय द किस में परिवर्तित होता है, जय। तय द के बाद ल तय द चलता है, तय द के बाद तय द के बाद ए तो तय किस में बदलता है, तय। आवाज कट रही है, जाता है जय में। यानी कि बाद में हमें जो व्यंजन मिलेगा तय किस में ही बदल जाएगा, उसमें बदल जाएगा। यहाँ नियम बनेगा। फिर हमें पहचान तो हमें पता है, नियम कहाँ काम आएगा, शब्द शुद्धि में। कहाँ काम आएगा, शब्द शुद्धि में। जैसे मैं बात करूं, भव डमरू लिखना है, भव डमरू। लिखो देखे, हाँ भव डमरू लिख दिया। है भव डमरू, संधि विच्छेद करेंगे, भवत धन डमरू। और तय डेक को देख करके किसमें बदल जाएगा, तय में। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। हम भव डमरू बोलने में एक ही डेक का क्या होता है, उच्चारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संधि विच्छेद क्या होगी, भवत धन डमरू। सच्चिदानंद, सत धन चित्त धन आनंद। तो नियम नंबर 3 लिखना है, समझ लो। बट ये सारी बातें लिखनी है, इसी लाइन का रिपीटेशन करना आपको। क्या, तय द के बाद जय आए तो तय द, लिख करके देती हूँ। नियम नंबर 3 है, तय द के बाद जय आए तो तय द जय में, तय द के बाद ल आए तो तय द ल में, तय द के बाद तय आए तो तय द में, आए तो तय द। क्या रह गया, तय, तय आए तो तय द तय में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लिखना है आपको। शॉर्ट जीवन लिखो, याव जीवन, याव जीवन। याव जीवन, संधि विच्छेद करेंगे, यावत धन जीवन। अपने आप पता चलता है, डबल जे आएंगे। बोलने में हम अधूरे जे का क्या नहीं कर रहे हैं, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, जबकि शब्द शुद्धि में ये ध्यान रखना है। नियम, संधि सरल है, शब्द शुद्धि में नियम काम आ जाएगा। वापस संधि युक्त करते समय
नियम काम आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं बात करूं, दो शब्द और है, उच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिन्न। संधि विच्छेद करो। उत धन छेद और उत धन छिन्न। चच क्या आ रहे हैं? चच है, दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। इतनी देर हम डबल देख रहे थे, डबल जय डबल च, यहां दोनों क्या आ रहे हैं? चच है। नियम क्रॉस करेगा। नियम नंबर 4 चच है का ही है। फिर वहां दिक्कत होगी कि ये तीसरे नियम में जाएगा या चौथे नियम में जाएगा। तो देख लो, दो उदाहरण मैंने पहले ही लिखवा दिए हैं। जगन्नाथ, जगत धन नाथ। विद्युन माला, विद्युत धन माला। लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने में और संधि विच्छेद करने में नहीं। जैसे कि मैंने लिखा वाक धन निपुण, अब आपको संधि युक्त करना है इस शब्द को। देखो देखे कॉपियों में, वापस संधि युक्त करना है। कै किस में बदल जाएगा? कै में, पांचवे में। प्लस के पहले क्या देख रहा है? न देख रहा है, अनुनासिक देख रहा है, तो अपने ही किस में बदलेगा? पहला ऑप्शन तो वाग निपुणी होगा। क्या लिख चुके होंगे? वांग निपुण लिख चुके? लिखा क्या? नहीं मैडम जी। कौन लिखियो? कौन लिखियो ना? शब्द शुद्धि में पूछ ले तो क्या करेंगे? नियम देखना है और कुछ नहीं। शब्द कितना भी हार्ड क्यों ना हो, देखो आपने क्यों नहीं लिखा? आपने नहीं लिखा। जैसे कि मैंने लिखा संधि, ऐसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं। लिखते क्यों नहीं? अनुस्वार लगाते हैं वो एक अलग बात है, ऊपर अनुस्वार न का बनाते हैं वो अलग बात है। जब नियम आएगा तब बात करेंगे। न अधूरा है, स्वर की मात्रा किधर से गई? न को बीच में लेकर स्वर की मात्रा किधर से गई? न को बीच में लेकर गई, जबकि मात्रा तो किस पर है? धै पर। किस पर है? धै पर। लेकिन छोटी मात्रा है इसलिए कहाँ गई? यहां लेकर। यहां देखो, जो निपुण की मात्रा है, जो स्वर की ई की मात्रा तो कहां पर है? न पर। लेकिन ये क्या था? हलंत। क्या है? हलंत। तो इसका पांचवा भी क्या? हलंत। और हलंत है तो स्वर के क्या आएगा? अंदर। इसलिए ऐसा लिखा गया है। ध्यान सारा रखना है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हम अधूरे वाले को बीच में छोड़ करके पूर्ण का निपुण बना ही देंगे, वापस क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना। बाकी पहले नियम के तो वागदान है, ऋग्वेद है, वागीश्वरी है, वागवाणी है, तो गए आते ही क्या बन जाएगा? वाक धन दान, वाक धन ईश्वरी, वागीश्वरी, क का गए। तीन संधि संस्कृत में शुद्ध है, ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी में अनुस्वार बना दिया गया है अनुनासिक का। आगे बढ़ूं, नियम नंबर 4 की बात करते हैं।
नियम नंबर 4 की बात करते हैं। इस नियम में हमें पहचान क्या दिखाई देगी? चच। क्या दिखाई देगा? चच। देखो, सच्छास्त्र, चच दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चच। ठीक। क्या दिखाई दे रहा है? चच। यहां हम नियम बनाए, संधि विच्छेद तो वही होगी। तय दे के बाद चच आए तो तय दे किस में परिवर्तित होगा? च। तय दे के बाद चच आए तो तय आए तो तय दे के बाद, अभी नियम की बात करूंगी, टुकड़े करके आपको समझाती हूं। सत्य धन शिव, तय दे के बाद तालव्य से आए तो तय दे किस में परिवर्तित होते हैं? च में। और ताल में परिवर्तित होता है छ में। छ छत किस में परिवर्तित होता है? छ में। यानी कि तय दे के बाद नियम की बात करें, तय दे के बाद से आए तो तय दे से में छ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें छ में परिवर्तित हो जाता है। तय दे के बाद छ आए तो तय दे च में, यानी कि इन दोनों में तय दे दोनों अलग अलग होंगे। तय तो किस में परिवर्तित होगा? च। तय परिवर्तित होगा च में। और स किस में, है किस में परिवर्तित होगा? स में। टुकड़े करेंगे तब, टुकड़े करेंगे तब संधि युक्त करते समय तय किस में परिवर्तित होगा? च में। तय किस में परिवर्तित होगा? च में। तय किस में परिवर्तित होगा? छ में। स किस में परिवर्तित होगा? छ में। भी है व का व क्या? तच्छिव। क्या बना? तच्छिव। शब्द में क्या दिखाई दे रहा है? च छ। च का क्या बनाना है? तय। छ का क्या बनाना है? स। उच्छृंख, च छ दिखाई दे रहा है, तोड़ो। उत्त धन, च का तो क्या बन गया? तय। छ का क्या? स। उत्त धन श्रृंखल, शुद्ध लिखा है। श्रेय कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? श्रृंखला ऐसे लिखते हैं। श्रेय होता है। अच्छा, श्रेय का निर्माण कैसे होता है ये बताओ पहले। श्रेय का निर्माण कैसे होता है? श्रेय का स धन रे से। रे में क्या है? ए है। ये क्या है? अधूरा। ये अधूरा है।
तो यहाँ क्या है, री की मात्रा है, छह किस में बदलेगा, से में, री को निकाल लेंगे, छह क्या हो जाएगा, अधूरा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, री की मात्रा लगाई, क्या हो गया, श्रृंखल। अब श्रय के अंदर श्रय किससे बनता है, से धन रे से ही बनता है, ठीक है। हमारे पास क्या था, अधूरा, इसमें क्या डाला, रे, ये क्या हो गया, पूरा। हमें क्या डालना है, री, री भी क्या है, स्वर, री भी क्या है, स्वर, और रे में भी क्या है, ए, स्वर है। अब आप मुझे बताओ, ये ए और ये री, दो स्वर एक साथ कैसे लगेंगे, दो स्वर एक साथ नहीं लग सकते, इसलिए आधा से ये आधा से, और नीचे किसकी मात्रा, री की मात्रा, ऊपर बिंदु का बिंदु। अब श्रृंखल लिखो या श्रृंखला लिखो, रूप क्या होगा, शुद्ध। लिखते समय कई विद्यार्थी श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, शब्द शुद्धि में खूब पूछा जाता है, श्रृंगार ऐसे ही लिखते हैं हम। रे भी लगा दिया और क्या लगा दिया, री भी, जो कि दोनों स्वर एक साथ नहीं आते, ध्यान रखना है। अब वापस सीधे हमें टुकड़े करके दिए, उत्धन श्रृंखल, और वापस क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो किस में बदलेगा, च में, से किस में बदलेगा, छ में, च, से का क्या, छ, किस मात्रा, री, ऊपर क्या, अनुस्वर, और खल का खल, वापस शब्द क्या बन गया, श्रृंखल। ये ध्यान रखना है, वापस बनाना भी और संधि विच्छेद करना भी। क्या होगा, सत्य धन शास्त्र, क्या होगा, सत्य धन लक्षंकर, संधि विच्छेद करो देखे, क्या अच्छा दिखाई दे रहा है, क्या बन जाएगा, चेक का, बिल्कुल, सत्य धन शंकर, वही बात है। च किस में बदलेगा, तय, छ किस में बदलेगा, से में, वापस संधि युक्त करते समय तय का तय, च किस में, च में, और से किस में, छ में, वापस शब्द क्या बन गया, अच्छा। अब मैं लिखती हूं सामने टुकड़े करके, और आपको बनाना है शब्द, श्रीमत धन शरत धन चंद्र, इसको संधि युक्त करना है, बस कर दो, हाँ, वापस बना लो, जय का क्या जय का क्या बनता है, जोड़ करके देखो, देखे, टुकड़े कर लिए, है अधूरा है, तय क्या है, अधूरा है, क्या बदलेगा, रे का रे, अधूरा है, क्या बन गया, श्री मच्छर चंजी, कौन से वाले, जो डेंगू फैलाते हैं, इसलिए आगे क्या लगाया, श्री लगाया है, भाई हमें तो मत खाना, नहीं तो क्या, प्लेटें डाउन
हो जाएगी। वही शरत चंद्र में शरत धन चंद्र शरत चंद्र हो जाएगा, जो कि हमने तीसरे नियम में पढ़ ही लिया। डबल च आ रहा था। शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि च किस में बदल रहा है, तय में। यहाँ हलंत है तो यहाँ भी क्या हलंत। स किस में बदल रहा है, छ में। एक शब्द आता है उच्छ्वसन। उत्तधन श्वसन, उत्तधन श्वसन को देखें। यहां दे लो च का तय, छ कौन सा है, अधूरा, हलंत लगा हुआ है, हम भी क्या कर देंगे अधूरा। शब्द क्या बना, उत्तधन श्वसन। और टुकड़े करके दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाएगी कहाँ, क्योंकि हम यहाँ हलंत का ध्यान नहीं रखें तो पूरा श्वसन हो जाएगा। छ के नीचे वापस क्या लगाना है, हलंत, क्योंकि यहाँ से कौन सा है अधूरा, तो क्या हो गया उच्छ्वसन। उच्छिष्ट शब्द क्या आता है, उच्छिष्ट, उत्तधन शिष्ट। अब टुकड़े करके दो या पूरा साथ में दो, नियम अगर आता है तो आपका क्या हो जाएगा क्लियर, शब्द शुद्धि भी क्या क्लियर। उत्तधन शिष्ट। अब देखो हमने नियम नंबर 3 में पढ़ा था उच्छिन्न, नियम नंबर 4 आए तो क्या हो जाएगा उत्तधन सिन, जो सिन का कोई अर्थ नहीं निकलता। उच्छेद, उत्तधन सेद, सेद का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए छ वाले नियम कहाँ चले गए, नियम नंबर 3 में। ध्यान रखना यहाँ प्लस के बाद में सबका क्या निकल रहा है, अर्थ शिष्ट का अर्थ निकल रहा है, श्वसन का अर्थ निकल रहा है, शिव का अर्थ निकल रहा है, सभी का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। इसलिए वो छ वाले नियम भी कहाँ चले गए, नियम नंबर 3 में। और नियम कहाँ रह रहे हैं, 4 में।